तो चलिए बच्चों, आज की क्लास में हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया कि किसी स्मॉल पार्टिकल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो होता है mr²। ठीक है, हमने ये देखा कि अगर कोई भी एक्सिस है, उस एक्सिस के अबाउट एक मास है, दूसरा भी मास है, ऐसे बहुत सारे मासेस हैं। इन सब मासेस का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना, तो वो होता है m1r1² प्लस m2r2² अप टू सो ऑन। ठीक है जी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास में कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ मासेस हो सकते हैं और ये वाली बॉडी रोटेट कर रही है किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात। अब ये बॉडीज हम कैसे की डिक्लेयर करेंगे। हम जानते हैं बेटा, हम रोटेशनल मोशन में ना रिजिड बॉडीज की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्लास 1 में ही मैंने आपको बता दिया था। तो रिजिड बॉडीज में हम किनको कंसिडर करते हैं, हम सिमेट्रिकल बॉडीज को कंसिडर करते हैं, जैसे कि रॉड, जैसे कि रिंग, जैसे कि डिस्क। तो आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको इन सारी बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करके दिखाऊंगा। डेरिवेशन करते समय आपको प्रॉपरली फील आ जाएगा कि न्यूमेरिकल्स में अगर कभी भी कोई अजीब सी बॉडी आ जाए तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया कैसे जाता है। मतलब न्यूमेरिकली आपकी जो अप्रोच है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी अगर आप एक एक डेरिवेशन को जो मैं आज करने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते हो। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। ओके, लेट अस सपोज ये मेरे पास में कोई भी एक बॉडी है। मैं इस बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहता हूं ना, तो आज हम एक चीज डिसाइड करते हैं कि मैं इस बॉडी का पहले एक छोटा सा टुकड़ा ले लूंगा। ठीक है जी, और मान लूंगा कि ये छोटा सा टुकड़ा जो है इसका मास dm है। ठीक है, हम पहले इस dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, और उसके बाद मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। जैसे ये छोटे से मास का जो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ऑब्वियसली वो छोटा सा होगा, और वो किसके बराबर होगा, वो dm इंटू r² होगा। ये dm मास इतना स्मॉल मास है कि ये काइंड ऑफ पॉइंट मास एक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट में कहां तक कर दूंगा, मतलब पूरे के पूरे, ये पूरी की पूरी बॉडी ऐसे छोटे छोटे dm मासेस से तो बनी है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं तो मैं इस तरह से पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूं। तो हम देख सकते हैं कि पूरी बॉडी का अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू r²। ठीक है ना। पिछली क्लास में हमने पार्टिकल्स लिए थे बेटा, पार्टिकल्स को मैं फर्दर स्मॉल में नहीं डिक्लेयर कर सकता, पर आज की क्लास में हमें बॉडी लेनी है। तो अगर किसी बॉडी का आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो बेस्ट टेक्निक क्या होती है, आप उस बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लो। वो छोटा सा टुकड़ा इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो काइंड ऑफ पॉइंट मास ही हो। ठीक है, आप उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकाल लो, वही mr² से, फिर उसको आप इंटीग्रेट कर दो, फिर पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आज हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने का एक नया फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को, मतलब मैं पहले छोटा सा मास निकालूंगा, उसका इनर्शिया निकालूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है ना। इसी टेक्निक को हम लगाएंगे अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं वो किसी भी रॉड का निकालने जा रहे हैं। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को बेटा स्कूल में ना डायरेक्टली ऐसे ही याद करवा देते हैं कि रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 है। ठीक है ना, और कईयों को आता भी है स्कूल में, मतलब वो लोग करवाते भी हैं डिराइव। पर अगर आपको कंफ्यूजन है तो ये सबसे इजी वे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। ठीक है जी। ओके, तो पहले तो आपको जो स्टेटमेंट है वो क्लियर होनी चाहिए। मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का निकालने जा रहा हूं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना। तो ये अबाउट एन एक्सिस वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम निकालने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग बाय सेंटर ऑफ मास। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बात इसमें लिखी ना, वो एक्सिस पासिंग बाय सेंटर ऑफ मास लिखी। एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना, जब भी कभी भी हम अपने एक्सिस को चेंज करते हैं तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि अगर मेरी रॉड ऐसे है और मैं अपना एक्सिस ऐसे ले रहा हूं और मेरी रॉड ऐसे घूम रही है इस एक्सिस के अबाउट, तब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है। ओके, तो लेट अस सपोज ये है हमारी रॉड। ठीक है जी। हमने मान लिया कि हमारी ये रॉड बेहद थिन है। ठीक है ना, ये थिन रॉड है।
इतनी थिन है कि जैसे कोई वायर नहीं होती, मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अबाउट टू नेग्लिजिबल है, इतनी थिन मैंने ली है। तो मतलब ये थिन वन डायमेंशनल रॉड है, ये एक तरह से वायर की तरह ही एक्ट कर रही है। इस रॉड का जो मास है वो m है, इस रॉड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो काइंड ऑफ नेग्लिजिबल है, और इस रॉड की जो लेंथ है वो l है। ठीक है जी, एक हमने रॉड कंसिडर की जिसका मास m है, ठीक है जी, जिसकी लेंथ l है, और हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इसके एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब हमारी टेक्निक क्या है बेटा, हम इस रॉड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है जी, और मान लिया जाए कि कोई भी एक छोटा टुकड़ा है इस रॉड के ऊपर, इस छोटे टुकड़े का जो मास है वो dm है, और ये वाला टुकड़ा सेंटर ऑफ एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, और खुद ये टुकड़ा बेहद dx डिस्टेंस जितना छोटा है। ठीक है जी, तो पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लूंगा। इसका बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो di होगा। ठीक है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होगा, dm इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। आई होप सो बात आपको क्लियर हो गई। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालने के हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। देखो बेटा, ये जो रॉड है ना, ये यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। ठीक है जी, मतलब जितना मास इस साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है इस एक्सिस के, उतना ही मास इस साइड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसको निकालने के दो तरीके होते हैं। अब मैंने छोटा सा तो इनर्शिया निकाल लिया, अब मैं अगर पूरी रॉड का निकालना चाहता हूं तो मेरे को बेटा इंटीग्रेट करना होगा ना। ठीक है जी, अब इंटीग्रेट करने के बेटा इसमें दो मेथड्स होते हैं। मेथड नंबर 1, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हो। मेथड नंबर 1 है हमारे पास कि हम इस साइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें और फिर उसको इंटू 2 कर दें। ठीक है ना, मतलब डी की इंटीग्रेशन क्या हो चुकी है बेटा, आई। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे है, और ये जो सेंटर में से पास हो रहा है इसको मैंने 0 मान लिया, और यहां तक की जो लेंथ है, ये पूरी लेंथ बेटा l है ना, तो यहां तक की लेंथ मेरी कितनी होगी, यहां तक की लेंथ होगी मेरी l/2। ठीक है, तो 0 से लेकर l/2 तक की मैं लेंथ निकाल लूं और इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो भी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अब दूसरा वे क्या है, मेथड नंबर 2 आपका क्या है बेटा, मेथड 2 में मैं इंटीग्रेशन करूं डी की। ठीक है, और मैं इस साइड को, देखो ये मेरा 0 है ना, मतलब सेंटर ऑफ एक्सिस मेरा 0 है, तो इस साइड की मैं क्या मानूंगा -l/2, और इस साइड की मैं क्या मानूंगा +l/2। तो -l/2 से लेकर +l/2 तक मैं इंटीग्रेशन करूं लिमिट में, और dm इंटू एक्स स्क्वायर इस तरह से हम इंटीग्रेट कर दें। ठीक है ना, दोनों ही मेथड्स करेक्ट हैं, पर मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला मेथड करें, क्योंकि बुक्स के अंदर बेटा ये वाला मेथड है। ठीक है, और टीचर ज्यादा फेमिलियर होते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने किसी रॉड का निकालना है। वी हैव डिसाइडेड कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, हम इस साइड की लेंथ को -l/2 लेंगे और इस साइड की लेंथ को l/2 लेंगे। पहले मैंने छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया, और फिर मैंने बोला इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक, -l/2 से लेकर l/2 तक। ठीक है जी, दिस इज आवर स्टेप 1, हमने डिसाइड कर लिया हमने क्या करना है। अब दूसरी चीज होती है कि आपको डेंसिटी निकालनी होती है अपनी रॉड की। ठीक है जी, अब डेंसिटी क्या होती है बेटा, हमारे पास में दो तरह की डेंसिटी होती है। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, ठीक है जी, दूसरी होती है सरफेस मास डेंसिटी। एक तीसरी तरह की भी डेंसिटी होती है जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, सरफेस मास डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। अपनी नॉलेज में ऐड कर लो, बहुत सिंपल है। ठीक है जी, अब डेंसिटी का मतलब क्या होता है, लेट अस सपोज मेरे पास में एक रॉड है, इस रॉड की लेंथ l है और इसका मास m है। तो मतलब बेटा l लेंथ का मास m है ना, तो अगर कोई आपसे पूछे 1 यूनिट लेंथ का कितना मास है, तो आप बोलोगे m/l। तो 1 यूनिट लेंथ का जितना मास होता है वो m/l होता है, और उसको मैं लीनियर डेंसिटी से डिनोट करता हूं, मतलब उसको मैं लैम्डा से डिनोट करता हूं। आ गया सबको। उसी तरह से मान लिया जाए बेटा, अगर मेरे पास में ये एक एरिया है, इसके 1 यूनिट एरिया का जो मास है
मतलब मान लो ये पूरे ए एरिया का जो मास है वो m है, ठीक है। तो ए एरिया का मास बेटा अगर m है तो 1 यूनिट एरिया का कितना मास होगा, m अपॉन a। और ये 1 यूनिट एरिया के मास को ही मैं क्या बोलता हूँ, सिग्मा, मतलब सरफेस मास डेंसिटी, जिसको एरिया मास डेंसिटी भी आप बोल सकते हो। सिमिलरली अगर मेरे पास में कोई एक क्यूब है, इस तरह की कोई एक क्यूब है, इस क्यूब के अंदर अगर मैं एक छोटा सा अलग से क्यूब बना लूं, एक छोटा सा मैं अलग से क्यूब बना लूं, इसका वॉल्यूम इस पूरे के पूरे क्यूब का बेटा वॉल्यूम v है और इसका मास m है, तो सिर्फ 1 यूनिट वॉल्यूम का कितना मास होगा, m अपॉन v। तो अपने दिमाग में ये चीज डिक्लेयर कर लो कि हमारे पास 3 तरह की डेंसिटीज होती हैं। एक होती है लीनियर मास डेंसिटी, दूसरी होती है सरफेस मास डेंसिटी, तीसरी होती है वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब क्योंकि मैं आपको जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं वो 1D की पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी, तो इसमें हमने लीनियर मास डेंसिटी की ही डिस्कशन करनी है, ठीक है। ओके, तो इसकी इस डेरिवेशन में जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अब लेट अस सपोज मैंने ऐसा बोला कि लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ, मतलब लैम्डा है मास अपॉन लेंथ। मतलब अगर 1 यूनिट लेंथ का मास m अपॉन l है तो बेटा 2 यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, ये 1 यूनिट लेंथ का मास है लैम्डा m अपॉन l, तो 2 यूनिट का कितना होगा, 2m अपॉन l। 3 यूनिट का कितना होगा, 3m अपॉन l। इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ इस dx यूनिट का कितना होगा, सिर्फ इस dx यूनिट का कितना होगा मास, वो होगा m अपॉन l इंटू dx। आ गई बात समझ में, ठीक है। 1 यूनिट का m अपॉन l, 2 यूनिट का 2m अपॉन l, तो dx यूनिट का कितना मास होगा, m अपॉन l इंटू dx। और यही मास को मैं क्या बोलता हूं बेटा, dm, ठीक है जी। तो dm मास मेरा किसके बराबर आ गया, m अपॉन l इंटू dx के बराबर आ गया। तो ऐसे में अगर मैं इसी dm मास को इसमें पुट कर दूं तो मेरा ये जो इनर्शिया है ये तो इंटीग्रेट होकर आई बन गया, ठीक है जी। तो dm की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी बेटा, m अपॉन l एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस तरह से। अब क्योंकि मास भी कांस्टेंट है और लेंथ भी कांस्टेंट है, ये दोनों ही चीजें हमारी बाहर आ गई, ठीक है। और इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, -l/2 से l/2 तक। अब इंटीग्रेशन में क्या बच गया बेटा, ओनली एक्स स्क्वायर dx बच गया, ये है -l/2 से l/2 तक, ठीक है जी। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा आ गया m अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन है x³/3 इंटू -l/2 l/2। अब 3 को अगर हम बाहर निकाल भी लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बन जाएगा m अपॉन 3l मल्टीप्लाई बाय ये l/2 का क्यूब। पहले अपर लिमिट पुट करनी होती है, फिर लोअर लिमिट पुट करनी होती है, सबको आती है ना बेटा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे होती है, पावर को एक बढ़ाओ और डिवाइड कर दो बड़ी हुई चीज से, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी 2 लिमिट्स लगी है, पहले अपर लिमिट माइनस फिर लोअर लिमिट। तो x³ की जगह l/2 जब मैंने पुट किया तो x/2 l/2 का क्यूब हो गया, माइनस फिर माइनस l/2 का क्यूब हो गया। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा बन चुका है m अपॉन 3l मल्टीप्लाई बाय l का क्यूब अपॉन 8, माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, अगेन l का क्यूब अपॉन 8। तो ये हमारा बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू m अपॉन 3l मल्टीप्लाई बाय 2l क्यूब अपॉन 8। अब बेटा l से जब इसका क्यूब कटेगा तो ओनली स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है जी। तो 2 1s are 2 4s are, एज अ रिजल्ट वी हैव गॉट m अपॉन 3 4s are 12, ऊपर है हमारा l का स्क्वायर, ठीक है जी। तो किसी भी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, ml² अपॉन 12। बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं किया हमने, पहले एक छोटा सा मास लिया, उस छोटे से मास की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हमने इंटीग्रेशन की, वो इंटीग्रेशन करके हमने बस dm की वैल्यू इसमें पुट करनी थी। किसकी वैल्यू पुट करनी थी, dm की वैल्यू हमने इसमें पुट करनी थी। वो dm की वैल्यू हमारी किसके बराबर आई, m अपॉन l इंटू dx, ठीक है जी। ओके, इसी तरह से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं किसी भी रिंग का भी, ठीक है जी। तो रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपॉर्टेंट है और वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम समय लेता है, मतलब इजी तो चलो दोनों ही है। अब मान लिया जाए हमें किसी ने बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए ऑफ अ रिंग
अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का तो हमें निकालना है, पर इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, उसका एक्सेस, क्योंकि अगर एक्सेस हमने अलग लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आ जाएगा। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग अबाउट एन एक्सेस passing through its center of mass। ठीक है जी, हमें बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है एक ऐसे एक्सेस के अबाउट जो कि उसके सेंटर ऑफ मास में पास कर रहे हैं। मान लिया जाए हमारे पास में ये एक रिंग है, ठीक है जी, इस तरह की है ये एक रिंग, इस रिंग का रेडियस है हमारा r, और इस रिंग की जो विड्थ है वो बेहद छोटी विड्थ है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, dr। ठीक है जी, ये इस तरह से ये वाली जो लेंथ है ये हमारी dr है, dr ऐसे। ठीक है, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कैलकुलेट करना है इस रिंग का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पता है सबसे पहले हम इसका छोटा सा मास ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, dm मास हम छोटा सा ले लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर ये dm मास हम ले लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इस तरह से पूरे का क्या करना है, इंटीग्रेट। तो किसी भी एक dm मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर dm मास क्या होगा, di होगा, और उस di को मैं क्या बोलूंगा, dm इंटू आर का स्क्वायर। मेक इट श्योर कि ये r हमारा पूरी की पूरी रिंग के लिए कांस्टेंट है। बेटा ये है हमारी रिंग, चाहे मैं ये वाला मास लूं, चाहे मैं ये वाला, चाहे मैं ये वाला, चाहे मैं ये वाला, सभी के सभी मासेस के लिए हमारा रेडियस क्या है, सेम है। ठीक है जी, तो इसके साथ में हम स्पेशली लिख देते हैं r यहां पर कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब अगर मेरे को कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं दोनों साइड क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। ओके, अब इंटीग्रेशन करनी तो है, इंटीग्रेशन में लिमिट्स हमने कहां से कहां तक भरनी है, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में हमने लिमिट्स भरनी है 0 से लेकर बेटा r तक। ठीक है जी, तो ऐसे में हमारा छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो तो I ही बन गया। ठीक है जी, ये dm जो है, ये dm जो है बेटा, इस dm की वैल्यू वेरिएबल है, मतलब ये dm को मैं इंटीग्रेट करूंगा, r हमारा कांस्टेंट है, वो तो हमारा बाहर ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में हम 0 to r भी नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ रेडियस यहां से यहां तक ही है। ठीक है ना, तो मतलब रेडियस हमारा कांस्टेंट है, तो रेडियस की लिमिट्स लेनी यहां पर ठीक नहीं होंगी, तो हम di की इंटीग्रेशन कर रहे हैं r स्क्वायर हमारा आ गया बाहर, dm की इंटीग्रेशन के क्या हो गई बेटा, m, तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बन गया, mr स्क्वायर। बेटा एक बात यहां पर नोट करने वाली है, मैंने पहले लिमिट्स लगाई थी 0 से लेकर r तक, पर फिर हमने देखा कि हमारा r तो क्या है, कांस्टेंट। लिमिट्स हमेशा उसी की ही लगाई जाती हैं जो वेरिएबल होता है। ठीक है जी, अब मास के बारे में तो हमने कमेंट किया हुआ है, छोटा सा मास हमारा dm है और पूरी की पूरी रिंग का मैंने मास कितना माना है, m, तो ऑब्वियसली बड़ा होकर बेटा उसने m ही हो जाना है, तो देयर इज नो नीड ऑफ लिमिट्स। ठीक है, और अगर आप लगाते भी हो तो यहां पर मास की जगह पर तो आप बेटा लिमिट्स पुट कर नहीं ना पाओगे, तो अपने आप ही ये लिमिट्स आपकी नल एंड वॉइड हो जाएंगी। ठीक है ना, तो इतनी ही बात आपको बस याद रखनी है, किसी भी रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr स्क्वायर होता है, याद रखना मेरी ये बात। ठीक है, और एक चीज और इसमें सोचने वाली है, रिंग के केस में हम जो एक्सेस ले रहे हैं ना, वो एक्सेस सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं। मतलब अगर ये मेरी रिंग है, इसका एक्सेस बस इसमें से पास कर रहा है, मतलब अगर इसके अबाउट हम लेते हैं तो भी यही है, अगर मैं एक्सेस अपना ये लेता हूं तो भी यही है, क्योंकि दोनों ही एक्सेस किस में से पास कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे हैं। तो अपने दिमाग में बिठा के रखना कि अगर कभी भी आपकी रिंग ऐसी हो, ठीक है जी, तो उस रिंग का सेंटर ऑफ मास में से अगर एक्सेस आपका पास कर रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप mr स्क्वायर ही मानते हो। ठीक है जी, ओके, तो चलिए अगली हम बात करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रेक्टेंगुलर लेमिना। ठीक है जी, आज से 2-3 साल पहले रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा आया करता था पेपर्स में, हो सकता है आपको आपके टीचर्स ने भी करवाया हो। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर लेमिना बेटा होता क्या है, रेक्टेंगुलर लेमिना, लेट अस सपोज ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, इसकी जो लेंथ है वो l है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो b है। ठीक है जी, हमें किसी ने बोला कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ
रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, रेक्टेंगुलर लैमिना अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट अस सपोज मेरा एक्सिस जो है वो इस तरह से सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, ठीक है। हमारा रूल ये कहता है कि सबसे पहले एक छोटे से डीएम मास का इनर्शिया निकाला जाए और फिर उसको इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि इस पूरे के पूरे लैमिना का मास है m, तो मैं इसके ऊपर एक छोटी सी स्ट्रिप ऐसे काट लेता हूं। अब ये जो स्ट्रिप है ये सेंटर ऑफ एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पर है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो dx है, ठीक है जी। और इस स्ट्रिप का जो मास है वो एक तरह से dm है, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये रेक्टेंगुलर लैमिना कोई 2D है। अभी तक मैंने रिंग का जो आपको कैलकुलेट करके बताया या फिर मैंने आपको रॉड का कैलकुलेट करके बताया वो 1D था। ये रेक्टेंगुलर लैमिना बेटा 2D है, ठीक है जी। अब इसका जब मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले हम इस स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि डीएम मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर, और मैं इसकी दोनों साइड क्या कर देता हूं बेटा, इंटीग्रेशन कर देता हूं, ठीक है जी। अब इसमें जो हमने इंटीग्रेशन करनी है उस इंटीग्रेशन को किसके रिस्पेक्ट में हमने करना है? देखो बेटा ये मेरा सेंट्रल एक्सिस है और इसकी पूरी की पूरी लेंथ L है, तो यहां तक की लेंथ L/2 होगी और यहां तक की लेंथ L/2 होगी। तो इसको मैं नेगेटिव लेंथ बोलता हूं, इसको मैं पॉजिटिव लेंथ बोलता हूं। तो ये मेरी -L/2 है, ये मेरी +L/2 है। गॉट इट और नॉट? ये मेरी -L/2 है, ये मेरी +L/2 है। अब जैसे कि मैंने रॉड का आपको जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करवाया था तब मैंने आपको बताया था कि इसमें dm जो होता है ये आपको कैलकुलेट करना होता है। dm एक्चुअल में है कितना वो आपको पता करना होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्योंकि ये 2D है और ये एक सरफेस है तो इसमें बेटा लीनियर डेंसिटी नहीं आएगी, इसमें सरफेस डेंसिटी आएगी। हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि जो सरफेस डेंसिटी होती है सिग्मा, वो होता है मास अपॉन एरिया, मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, ठीक है जी। ओके, मतलब अगर 1 यूनिट का मास सरफेस डेंसिटी है, 1 यूनिट एरिया का मास अगर सरफेस डेंसिटी है और वो है मास अपॉन एरिया, तो 2 यूनिट का मास क्या होगा, 2 टाइम्स मास अपॉन एरिया, ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इसका एरिया निकाल लूं, मतलब एक मेरी ये है स्ट्रिप, ठीक है जी, इसका एरिया क्या होगा, इसकी ये ब्रेड्थ है b और इसकी ये वाली चीज है dx, ठीक है जी। इसका एरिया क्या होगा, dA एरिया होगा बेटा इसका, एंड दैट विल बी लेंथ मतलब b इंटू dx। गॉट इट और नॉट? और इसी के ही मास को मैं कौन सा मास बोल रहा हूं, इसी के ही मास को मैं dm बोल रहा हूं। तो अगर 2 यूनिट का मास 2m/a है तो dA एरिया का मास कितना होगा, dA एरिया का मास कितना होगा, मतलब b dx एरिया का मास कितना होगा, दैट विल बी मास अपॉन एरिया इंटू b dx, मास अपॉन एरिया इंटू b dx, ठीक है जी। देखो 1 यूनिट का मास अपॉन एरिया, 2 यूनिट का 2 टाइम्स मास अपॉन एरिया, b dx का मास अपॉन एरिया इंटू b dx। इट इज सो सिंपल। फिर से 1 यूनिट एरिया का मास है m/a, 2 यूनिट एरिया का मास है 2m/a, b dx एरिया का मास है b dx m/a। दैट इज सो सिंपल, ठीक है जी। और इसी b dx एरिया के मास को ही मैं क्या बोल रहा हूं, dm बोल रहा हूं। बहुत सारे बच्चों को इसी चीज में ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है ना। एक बात अपने दिमाग में बार बार रिवाइज करते रहा करो कि अगर बेटा 1D है तो हमेशा लैम्डा लेना है, लैम्डा होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ। 2D है तो हमेशा सिग्मा लेना है, सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। 3D है तो हमेशा डेंसिटी लेनी है, मतलब रो लेना है, रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सेट कर लो इसको अपने दिमाग में, ठीक है ना। तो अभी मेरे पास 2D था तो मैंने सिग्मा लिया, सिग्मा था मास अपॉन एरिया, 1 यूनिट का था m/a, तो b dx यूनिट का कितना था, b dx m/a। दैट इज सो सिंपल, ठीक है। तो di की इंटीग्रेशन करके वो क्या बन चुकी है, i,
ठीक है जी, डी की इंटीग्रेशन आई बन चुकी है। अब इस डीएम को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इस डीएम को मैं लिख सकता हूं बी डी एक्स मास अपॉन एरिया इंटू एक्स का स्क्वायर। अभी मैं इसको सेट करता हूं। देखो बेटा बी जो है वो ये वाली लेंथ है और वो भी कांस्टेंट है, मास अपॉन एरिया भी क्या है हमारा कांस्टेंट, तो ये दोनों आ गए बाहर, मतलब बी मास अपॉन एरिया हमारा आ गया बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और हमारी लिमिट क्या है -L/2 से लेकर ओनली L/2। आई होप सो दिस इज वेरी क्लियर। ठीक है जी, अब B मास अपॉन एरिया आ गया हमारा ऐसे, एक्स का स्क्वायर हमारा मतलब एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी x³ 3। ठीक है जी, ब्रैकेट हो गई क्लोज, हमारा बन गया -L/2 से लेकर +L/2। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, ये 3 जो है ये हमारा ऐसे बाहर आ गया। पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज bm/3a। ठीक है जी, तो L³/8 L³/8 माइनस L³/8। ठीक है जी, तो ये माइनस एंड माइनस क्या हो गया बेटा हमारा प्लस, तो ये बन गया bm/3a मल्टीप्लाई बाय 2L³/8, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा। ठीक है, तो ऐसे में हमारा एरिया कितना है, ये पूरे के पूरे सरफेस का एरिया हमारा कितना है L इंटू बी। ठीक है जी, तो bm/3 एरिया को मैं लिख दूंगा L इंटू बी मल्टीप्लाई बाय L³/4। ठीक है ना, L³/4। ठीक है, अब L से हमारा क्यूब की जगह पर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, B से हमारा B कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया mL²/12। ठीक है बेटा, एक चीज जरा नोटिस करो, ये जो पूरा का पूरा मैंने रेक्टेंगुलर लेमिना बनाया, ये एक्चुअल में बना क्या, ये थिन पतली ये रॉड से ही तो बना है, और किसी भी एक पतली सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है mL²/12। अब जैसे मैंने आपको आज की लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कभी भी हम एक्सिस को चेंज करते हैं तो बहुत बारी हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो अभी बेटा जो मेरा एक्सिस था ना वो L को चीरता हुआ जा रहा था, L को चीरता हुआ जा रहा था, तो इसीलिए mL²/12 आया। अगर यही हमारा एक्सिस जो है वो B को चीरता हुआ जाता तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता mB²/12। कुछ जरूरी बातें होती हैं न्यूमेरिकल्स में, वो बहुत ज्यादा हमें परेशान कर सकती हैं, वो ये। ठीक है जी, तो mL²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब L को चीरता हुआ जा रहा है, mB²/12 मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जब B को चीरता हुआ जा रहा है। ठीक है जी, तो रेक्टेंगुलर लेमिना का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होप सो आपको समझ में लगा। अब एक डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं, और बाकी स्फीयर्स वगैरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है जी, ओके, फटाफट हम डिस्क का कर लेते हैं, क्योंकि बेटा डिस्क का भी बहुत सिमिलर है रिंग से, तो अभी मैं रिंग का आपको करवा के हटाऊं। ठीक है जी, अभी साथ में हम डिस्क का भी कर लेते हैं। ओके, करने जा रहे हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। ठीक है जी, इतनी बात तो ठीक है। अब इसका एक्सेस लिखना भी इंपॉर्टेंट है। मैं इसका जो एक्सेस है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क ले रहा हूं। ठीक है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास such that it is perpendicular to the plane of disk। ठीक है जी, ये जो मैं हेडिंग लिख रहा हूं ना, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस आपको बनकर ऐसे के ही आते हैं जिसमें एक्सेस वो क्लियर करते हैं, तो आपको पहचान हो जाए कि कैसे एक्सेस लेना होता है और कैसे लेने पर एक्सेस कैसे हमारा आंसर वेरी करता है। ठीक है जी, ओके, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। मान लिया जाए मेरे पास में एक डिस्क है, ये वाली मेरे पास में एक डिस्क है। ठीक है, अब किसी भी डिस्क को मैं स्मॉल रिंग्स में बांट सकता हूं, क्योंकि देखो बेटा ये डिस्क जो है अंदर से खाली नहीं होती, रिंग तो सिर्फ इतनी सी ही होती है ना, डिस्क अंदर से पूरी भरी होती है।
तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि ये जो डिस्क है, इस डिस्क के किसी स्मॉलर डिस्टेंस पर एक छोटा सा टुकड़ा है, और वो छोटा सा टुकड़ा मेरी नजरों में है क्या? रिंग। ठीक है जी। और ये छोटा सा टुकड़ा जो है, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है dr। ये पूरी की पूरी डिस्क का मास कितना था बेटा? m मास था। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये हमारा है क्या? ये हमारा एलिमेंटल रिंग है, एलिमेंटल रिंग ऑफ डिस्क है। मतलब इस डिस्क का सिर्फ एक एलिमेंट है, और इसका मास हम कितना मानेंगे? dm मानेंगे, और इसकी विड्थ बेहद छोटी है, और कितनी छोटी है बेटा? dr जितनी छोटी है। ठीक है जी। तो हमने क्या किया? हमने इस छोटे से रिंग को कट करके ऐसे बाहर बना लिया। तो हम करेंगे क्या? हम पहले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, और फिर ऐसे की छोटी छोटी रिंग्स से ही तो ये पूरी डिस्क बनी है, और फिर उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। समझ आती है ना? तो इसका जो मास है वो dm है, और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r है। ठीक है जी। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है dm इंटू r का स्क्वायर, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। ठीक है जी। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया di है। मैंने दोनों साइड क्या कर दिया? इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है जी। अब की बारी मैं ये देख रहा हूं कि मेरा रेडियस वेरी कर रहा है। भाई साहब, रिंग में रेडियस वेरी नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हमने अपनी लिमिट्स नहीं ली, लिख दी थी मैंने, ये क्लियर करने के लिए कि रेडियस लेना होता है हमेशा। रिंग जैसी सरफेसेस में रेडियस लेना होता है, पर उसमें कांस्टेंट था तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। परंतु इसमें भी तो, ये डिस्क भी तो बेटा छोटी छोटी रिंग्स ही तो है, तो इसमें हमारा रेडियस क्या कर रहा है? वेरी। अगर मैं ये वाली रिंग बनाता हूं तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा? अलग। अगर मैं और बाहर वाली रिंग बनाता हूं तो उसका रेडियस और अलग हो जाएगा। तो इसमें रेडियस लेना चाहिए, क्योंकि इसमें रेडियस वेरी कर रहा है। ठीक है जी। ओके। तो डी की इंटीग्रेशन जब हमने की वो i बन गई। ठीक है जी। और इंटीग्रेशन में dm हमारा है ऐसे, रेडियस का स्क्वायर है ऐसे, और रेडियस की मैंने इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ली? 0 से लेकर r तक, क्योंकि मैंने पूरी की पूरी डिस्क का रेडियस कैपिटल R माना है। मैं ये चाहता हूं कि मैं इन dm मासेस की जो इंटीग्रेशन है वो सेंटर से लेकर पूरे कैपिटल R तक करूं, तभी पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल पाएगा। ठीक है जी। ओके। अब ये चीज हमारी आ चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है इस dm को कैलकुलेट करना। अब बेटा हमारी जो डिस्क है ये भी 2D सरफेस ही होती है, तो अगर मेरी डिस्क 2D सरफेस होती है तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा होता है मास पर यूनिट एरिया। क्या होता है सिग्मा? मास पर यूनिट एरिया। मतलब 1 यूनिट एरिया का मास क्या होता है? सिग्मा। ठीक है जी। तो इस रिंग का कितना मास है? ठीक है, पहले तो मैं इस रिंग का एरिया निकालता हूं। अगर मेरा एरिया 1 यूनिट एरिया है तो उसका मास क्या माना जाएगा? m/a। तो इसका रिंग, इस रिंग का कितना एरिया है? बेटा इस रिंग को मैंने ऐसे खोल दिया। अगर मैं इस रिंग को ऐसे काट कर ऐसे पूरी स्ट्रिप सा बना दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अब इस रिंग का अगर रेडियस r था तो इसका पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। ठीक है। तो मतलब जब मैंने इसको काट कर ऐसे सीधा बनाया तो इसकी जो लेंथ मानी जाएगी वो कितनी मानी जाएगी? 2πr। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कंफ्यूज ना होना बस। मैंने एक रिंग ली है, उस रिंग को इस डिस्क में से ही मैंने चुराया है, और उस रिंग का रेडियस कितना है बेटा? r है। तो अगर उसका रेडियस r है तो उसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा? 2πr। तो अगर मैं इस रिंग को काट के ऐसे सीधी, मतलब इस गोले वाली रिंग को काट के ऐसे सीधी स्ट्रिप बना देता हूं, ऐसे सीधी स्ट्रिप बना देता हूं, तो जितना उसका सर्कमफ्रेंस था उतनी ही तो इसकी लेंथ होगी। ये बोल रहा हूं मैं। ठीक है जी। तो इसकी लेंथ बेटा कितनी होगी? 2πr। और इसकी चौड़ाई कितनी थी? इसकी चौड़ाई थी हमारे पास ओनली dr। तो अगर कोई मेरे से बोले कि इसका एरिया कितना है, एरिया मतलब इसका जो छुटकू सा एरिया है वो कितना है, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब 2πr इंटू dr। तो अगर 1 यूनिट एरिया का मास था m/a, 2 यूनिट एरिया का मास होगा 2m/a, तो मेरा 2πr dr एरिया का कितना मास होगा? 2πr dr m/a। आई होप सो आप सबको समझ में आ गया। यही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पॉइंट होता है जो सारे बच्चों को परेशान कर सकता है, और कुछ नहीं है इसमें, हलवा है डेरिवेशंस। ठीक है। तो अब ये बात हमने क्लियर कर ली। अब बस इस इतने से एरिया
का जो मास होता है इसी को तो हम क्या बोलते हैं बेटा, dm, मतलब ये जो पतली सी रिंग का मास था इसी को तो मैंने dm बोला था। तो अब बस मैं dm की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया, मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया इंटीग्रेशन 0 से लेकर r, dm की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 पाई स्मॉल r dr पूरा मास अपॉन एरिया इंटू r का स्क्वायर। अब ऐसे में इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी, ऐसे में मैंने 2 पाई और मास और एरिया को बाहर लिख दिया, 2 पाई मास अपॉन एरिया को मैंने बाहर लिख दिया। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बन गया, r इंटू आर स्क्वायर दैट इज r का क्यूब, साथ में आ गया dr। गिन लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरी चीजें, ठीक है। तो 0 से लेकर हमारा r तक हो गया ऐसे, ठीक है। अब आर क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटा, आर क्यूब की इंटीग्रेशन क्या होती है, 2 पाई m अपॉन a है हमारा ऐसे, आर क्यूब की इंटीग्रेशन होती है r की पावर 4 अपॉन 4, अगेन 0 से लेकर कैपिटल R है। नाउ 2 1 जा, ये 4 को मैंने बाहर निकाल दिया, 2 2 जा हमारा ऐसे हो गया, ठीक है जी। और एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, ये हमारा बन गया पाई m अपॉन 2 इंटू a, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय r की पावर 4 0 से लेकर कैपिटल R, ठीक है जी। अब एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई r का स्क्वायर, पूरा का पूरा हमारा, पूरी इस डिस्क का कितना एरिया है, पाई r का स्क्वायर, पाई से कटा पाई, ठीक है जी। अब ये हमारा बन गया m अपॉन 2 r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, पहले अपर लिमिट पुट की, ये बन गया r की पावर 4, r स्क्वायर से इसकी पावर 4 को कैंसिल किया, ये ओनली क्या बच गया 2, तो एज अ रिजल्ट हमारा बन गया m r स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर हो गई मेरी बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क आपको एकदम क्लियर हो गया, दैट इज इक्वल टू m r स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है जी। अगर किसी को इन कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम है बेटा, डोंट वरी, हमारा कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 से लेकर r, फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। इस dm की जगह पर मैंने किसको पुट कर दिया, 2 पाई स्मॉल r dr मास अपॉन एरिया, r के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। जितने कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, तो एज अ रिजल्ट मेरा क्या बन गया 2 पाई मास अपॉन एरिया ऐसे, और r इंटू आर स्क्वायर, r क्यूब हो जाएगा, उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, r की पावर 4 अपॉन 4, ये 0 से लेकर बेटा क्या है कैपिटल R। अब इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, इस एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई r का स्क्वायर। इस 4 को जब मैंने बाहर निकाला, ये 4 आ जाएगा ऐसे, 2 1 जा 2 2 जा, पाई से कट गया पाई। नाउ पहले मैंने कैपिटल R ऊपर डाला, ठीक है, ये बन गया m अपॉन 2r का स्क्वायर, पहले मैंने कैपिटल R डाला, ये बन गया कैपिटल R की पावर 4 माइनस, फिर मैंने 0 डाला, ये बन गया ऐसे। तो 0 तो देखो कोई मतलब ही नहीं बनता लिखने का, तो r स्क्वायर से जब r4 को मैंने कैंसिल आउट किया तो हमारा बन गया m r स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल है, घबराओ मत, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया, ऐसा फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं याद किया, ठीक है, और रिंग का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया और डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव किया। आज के लिए इतना ही है बेटा। अगली क्लास में हम स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद एकदम आप काबिल हो जाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस सीखने के। ओके, थैंक यू सो मच।